यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने गाजीपुर में उनकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया। यह संपत्ति मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके बेटे के नाम थी, जिसे गाजीपुर के डीएम के आदेश के बाद कुर्क कर दिया गया। इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा मुनादी भी करवाई। मुख्तार अंसारी की मौजा मोहम्मद पट्टी महुआ बाग स्थित बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। कोई बवाल ना हो इसके लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस वालों को पहले ही तैनात कर दिया गया था, जिन्होंने आते ही आसपास मौजूद लोगों को हटा दिया। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। इमारत में मौजूद 10 दुकानों को भी सील कर दिया गया। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। मुख्तार अंसारी जो अभियुक्त हैं उनकी भवन और भूमि जो 10 करोड़ 10 लाख की है उसको कुर्क किया गया है। कार्रवाई करने पहुंची टीम की वहां मौजूद कुछ लोगों से कहासुनी भी हुई। हालांकि प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन ने रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी। बीते 3 दिनों में किसान आंदोलन की वजह से करीब 200 ट्रेनें रद्द हुई, जबकि इसका असर 350 से ज्यादा रेलगाड़ियों पर पड़ा, जिसकी बड़ी वजह किसानों का रेल रोको आंदोलन रहा, जिसमें किसान जगह जगह रेल पटरियों पर ही धरने पर जम गए। पंजाब के मोगा में तो रेल पटरियां धरना स्थल में बदल गईं और प्लेटफॉर्म किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेताओं के मंच में। कई जगहों पर किसान सड़कों के किनारे भी प्रदर्शन करने बैठ गए, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मुसीबत की बड़ी वजह अमृतसर दिल्ली रेल ट्रैक का आंदोलन की वजह से ठप पड़ना बना, जिससे जम्मू से आने वाली ट्रेनों पर ब्रेक लग गया। ट्रेनों की आवाजाही रुकी तो वैष्णो देवी का दर्शन करने गए तीर्थयात्री कटरा स्टेशन पर फंस गए। कड़कड़ाती ठंड में रेलवे स्टेशन के बाहर सामान और बच्चों के साथ वक्त काटना इनकी मजबूरी हो गई। 3 बच्चे हैं, सब परेशान होने रात भर से यहीं पड़े हुए हैं हम लोग। जिन पटरियों पर ट्रेनें फर्राटे से दौड़ती थीं, उन पर किसानों के कब्जे से केवल रेल यात्रियों को ही परेशानी नहीं हो रही। बताया गया कि मालगाड़ियों के जगह जगह रुक जाने से किसानों को भी नुकसान हो रहा है। पंजाब के कपूरथला के गुरुद्वारे में बेअदबी की कोशिश के मामले से जुड़े 2 और वायरल वीडियो सामने आए, जिनको पंजाब पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया। जिनमें एक वीडियो घटना से 1 दिन पहले यानी शनिवार का बताया गया, जिसमें एक शख्स अजीबोगरीब कपड़े पहने दिखाई दिया। यह वायरल वीडियो एक जिम के बाहर का बताया जा रहा है, जिसे इस जिम में काम करने वाली एक महिला ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और वो इस आदमी से पूछताछ करती हुई भी सुनाई दी। वीडियो बना रही हो तुम्हारी? वीडियो में दिख रहा आदमी पैरों में घुंघरू और हाथों में बागवानी में इस्तेमाल होने वाली एक खुरपी पकड़े नजर आया। इन्हीं कपड़ों में यह शख्स पिटाई से पहले की गई पूछताछ वाले दूसरे वीडियो में भी नजर आया। पुलिस ने भी दोनों वीडियो में दिख रहे शख्स को एक ही बताया। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। इस दूसरे वायरल वीडियो में गुरुद्वारे के ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह के साथ कुछ और लोग भी दिखाई दिए, जिसमें बाबा अमरजीत सिंह ने घटना के बारे में बताते हुए ये दावा किया कि पकड़े गए शख्स ने बेअदबी नहीं की। ਖੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। इन दोनों वायरल वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया और उसने वीडियो बनाने वाली महिला और जिम के मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन इस मामले में ग्रंथी अमरजीत सिंह और आरोपी से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। लिहाजा अब पुलिस के शक के घेरे में गुरुद्वारे के ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह भी आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने घटना वाले दिन बनाए गए वीडियो में पकड़े गए आदमी पर बेअदबी का आरोप लगाया था। उसकी वहां जमकर पिटाई भी की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने बाबा अमरजीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक घटना में मारे गए शख्स की पिटाई करने वाले आरोपी के तार ड्रग्स के धंधे से जुड़े हैं और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी करीबी बताया जा रहा है, जिस पर तीर्थयात्रियों के जत्थों को पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों पर भी ले जाने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि मामले की जांच के दौरान ड्रग्स के धंधे वाली बात सामने ना आए, इसीलिए बाबा अमरजीत सिंह ने यह पूरी चाल चली और मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि बाबा अमरजीत सिंह के भी तार ISI से जुड़े हैं और उनको पंजाब चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने का जिम्मा सौंपा गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी कि एक झरना पूरी तरह जम गया और इस नजारे को देखने वहां कई लोग पहुंचे। ठंड का प्रकोप ऐसा कि पानी से भरा रहने वाला झरना बर्फ से लद गया और पूरे इलाके में सफेद चादर बिछ गई। हालांकि इसमें कुछ जगहों से पानी की धार भी निकलती दिखी, जिसके सामने तस्वीरें खींचने के लिए कई सैलानी पहुंचे। उस झरने में चोटी से लेकर घाटी तक सब कुछ बर्फीला हो गया। हर जगह सफेदी बिखरी नजर आई। इसके साथ ही वहां रिहायशी इलाकों में भी बर्फ ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए।
पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को नए साल में रोपवे का तोहफा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट से वाराणसी में ट्रैफिक की समस्या कम होगी, क्योंकि रोपवे बनने के बाद वहां के लोग जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सफर करेंगे। यानी कि ये रोपवे पतली गलियों और जैम में फंसे रहने वाले वाराणसी के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। दिन ब दिन बढ़ती श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या ने यातायात के आसमानी साधन पर सोचने को मजबूर कर दिया। वाराणसी में इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में कैंट स्टेशन से दशाश्वमेध घाट तक रोपवे बनेगा, जिसे आम लोग रोजाना आने जाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। कैंट स्टेशन से लेकर गदौलिया तक का ये, जिसमें 4 स्टेशन हम लोगों ने प्रस्तावित किए और उसको हम लोग ने यहाँ पर क्रियान्वयन करने का सोचा। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और रोपवे बनने के बाद तो काशी को 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि वाराणसी आने वाले पर्यटक घंटों जैम में फंसे रहने से बच जाएंगे और मिनटों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंच जाएंगे। एक और खास बात यह कि दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया की राजधानी लापास और मेक्सिको के बाद वाराणसी दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है जहां रोपवे का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। यानी जैसे आम लोग बस, मेट्रो या फिर ऑटो से सफर करते हैं, वैसे ही वो रोपवे से भी सफर कर पाएंगे। यह रोपवे करीब 4 किलोमीटर लंबा होगा, जो 45 किलोमीटर ऊंचाई पर चलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा ट्रॉलियां होंगी और एक ट्रॉली में एक बार में 10 लोग बैठ पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज कैंट स्टेशन से दशाश्वमेध घाट तक होगा और इसी बीच 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां पहुंचने वाले लोगों को हर 1.5 से 2 मिनट पर ट्रॉली मिलेगी। एक दिशा में एक बार में 4000 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। मतलब यह कि आना और जाना मिलाकर दोनों तरफ से 8000 लोग यात्रा कर पाएंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रोपवे बनने के बाद रोजाना कैंट से गदौलिया के बीच 70,000 से ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे। सबसे खास बात यह कि यह रोपवे 24 घंटे चलेगा, यानी रोपवे की ट्रॉली में ऊपर बैठकर लोग रात में भी काशी की भव्यता देख पाएंगे। यही नहीं, माना जा रहा है कि रोपवे परियोजना मेट्रो से आधी से भी कम कीमत पर पूरी होगी। अनुमान है कि वाराणसी में मेट्रो दौड़ाने में 1000 करोड़ रुपए का खर्च होता, लेकिन जबकि रोपवे परियोजना के लिए करीब 400 करोड़ की लागत आएगी। गुजरात में हेड क्लर्क की भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। अहमदाबाद में कांग्रेस ने एक बड़ा मार्च निकाला, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस दफ्तर से निकलने वाली इस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से कड़े इंतजाम कर दिए। हंगामा बढ़ना शुरू होते ही पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। एक एक कर बड़े नेताओं को पुलिस ने पकड़कर बस में बिठाना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं को तो पुलिस वाले घसीटते हुए बस तक लेकर आए, कुछ नेताओं को पुलिस वाले उठाकर बस तक लाते दिखे। हालांकि प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ की वजह से हंगामा बढ़ता चला गया। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की। गुजरात में हेड क्लर्क की भर्ती के लिए हुई परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा ही रद्द कर दी थी। लेकिन कांग्रेस की मांग है कि गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को पद से हटा दिया जाए। सीएजी की एक रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी और कुछ बिल्डरों की मिलीभगत की वजह से सरकार को हजारों करोड़ के नुकसान का जिक्र है। और इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 2005 से 2018 के बीच नोएडा अथॉरिटी ने कुछ प्राइवेट बिल्डरों को जो जमीनें आवंटित की, उनमें कई तरह की खामियां पाई गई। यानी जमीनों के आवंटन के लिए नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया ताकि उन बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा सके। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि 2005 से 2018 के बीच 80% कमर्शियल प्लॉट का आवंटन सिर्फ 3 बिल्डरों को हुआ, जिनके नाम है लॉजिक्स, वेव और 3C। बताया गया कि इन 3 बिल्डरों के पास सरकार के 14,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इतना ही नहीं, रिहायशी प्लॉट का जो आवंटन हुआ उनमें 63% बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं किए। यानी उन प्रोजेक्ट में घर बुक करा चुके लोगों को फ्लैट नहीं मिल पाया। जम्मू में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में 3 मरीजों के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जिन इलाकों में मरीज मिले उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया। और पुलिस ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कराने के लिए बाजारों में सख्ती बढ़ा दी। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाने लगा और घर से बिना मास्क के बाहर निकलने वालों के चालान काटे जाने लगे। चालान भरने में आनाकानी करने वाले कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर थाने भी ले गई। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते भी नजर आए। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिना मास्क के अगर कोई भी पाया गया उसे भारी से भारी चालान हो सकता है। जम्मू में पुलिस की तरह स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद हो गया और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के नजर आने वालों के कोरोना टेस्ट किए गए। भारत की अग्नि 5 मिसाइल से परेशान पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ाने वाली एक और मिसाइल तैयार है। पूरी तरह से भारत में बनी इस मिसाइल का नाम है प्रलय, जिसका ओडिशा के समुद्र तट से टेस्ट किया गया और यह टेस्ट पूरी तरह कामयाब रहा। मतलब यह कि टेस्ट के दौरान प्रलय नाम की यह मिसाइल हर पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरी।
ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। हालांकि अग्नि सीरीज की मिसाइलों के मुकाबले ये दूरी कम है, लेकिन पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि भारत की सीमा से 500 किलोमीटर के दायरे में करीब पूरा पाकिस्तान और चीन के कई बड़े शहर आ जाते हैं। प्रलय एक ऐसी मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर मार करती है और अपने साथ 1000 किलो तक वजन वाले हथियार ले जा सकती है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल में वही तकनीक इस्तेमाल की है जो पृथ्वी प्राइम मिसाइल में की गई है, इसलिए यह किसी एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। नए साल के जश्न के लिए कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ लग गई। खासकर श्रीनगर और गुलमर्ग में तो सैलानियों का जमावड़ा लग गया और ज्यादातर होटल फुल हो गए। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से राज्य का पर्यटन क्षेत्र घाटे में था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बर्फ से पटी घाटी की वादियों का मजा लेने पहुंचे। गुलमर्ग में तो बर्फ की सफेद चादर के बीच पर्यटक ही पर्यटक नजर आए। इन लोगों ने नए साल के मौके पर इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और जमकर मस्ती की। बहुत मजा किया और यहाँ गुलमर्ग तो ऐसी जगह है कि जैसे कि जन्नत। गुलमर्ग में इस बार देश के दूसरे राज्यों से हजारों लोग घूमने पहुंचे। वहां के होटल देखकर भी ये बात साफ हो गई, क्योंकि दिन भर उनमें एंट्री करने वालों की लाइन लगी रही। बहुत सालों से सोचा था यहाँ आने के लिए, तो इस बार फाइनली हम न्यू ईयर मनाने यहाँ पे आए हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने जानकारी दी कि इस बार वहां नवंबर और दिसंबर के महीने में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। पश्चिम बंगाल के मालदा में बांग्लादेशी तस्करों के खिलाफ बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक नवादा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 15 से 20 तस्करों की हरकत भारतीय सीमा में दिखाई दी, जो अपने साथ फेंसिडिल नाम के कफ सिरप की बड़ी खेप तस्करी कर ले जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। इसकी भनक लगते ही ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवानों ने तस्करों को रुकने के लिए कहा, लेकिन इन बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर मारा गया और बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। बीएसएफ ने दावा किया कि इस मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक मोबाइल, 2 धारदार हथियार और फेंसिडिल कफ सिरप की 197 बोतलें बरामद की गई, जिसकी इस समय बांग्लादेश में भारी कमी बताई जा रही है। और यह वो दवा है जिसे भारत से तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजने की कोशिश थी, लेकिन सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी और मजीठिया के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। ऐसा पंजाब पुलिस के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया, जिसका मकसद उन्हें देश छोड़कर भागने से रोकना है। असल में एक दिन पहले जब एसआईटी की टीम उनके चंडीगढ़ वाले फ्लैट पर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसान संघर्ष समिति ने पंजाब सरकार के खिलाफ राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन तेज कर दिया। ये लोग किसानों की कर्ज माफी और मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, जिसकी एक तस्वीर लुधियाना से सामने आई, जहां किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने वहां के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर धावा बोल दिया। वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले जब तक कुछ समझ पाते तब तक ये सभी नारेबाजी करते हुए दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। दफ्तर के अंदर पहुंचने के बाद इन लोगों के साथ आई महिलाएं भी उग्र हो गईं और उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ गुस्सा जताते हुए खूब नारेबाजी की। देखते ही देखते ये प्रदर्शनकारी वहां धरने पर बैठ गए और फिर तो सरकारी दफ्तर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां इन लोगों ने अपना कब्जा न जमा लिया। उसका जो बकाया 2 लाख वाला है वो सारे का सारा पूरा नहीं माफ हुआ है, वो मांग सारी ज्यों की त्यों पड़ा है। कोई गलियारे में बैठकर प्रदर्शन करता दिखाई दिया तो कोई दफ्तर के बाहर हाथों में झंडे लेकर प्रदर्शन करता नजर आया। जिन्हें समझाने की कोशिश प्रशासन की ओर से की गई, लेकिन ये लोग अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे और उन्होंने पंजाब सरकार से किसानों से किया गया कर्ज माफी का वादा पूरा करने की मांग की। साथ ही गुलाबी टिड्डियों के हमले से जिन किसानों की कपास की फसल चौपट हुई, उन्हें मुआवजा देने की मांग इन लोगों ने की। इसके अलावा कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की बात भी सरकार के सामने रखी गई और जो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए उनके परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी की गई। असल में 2017 के चुनाव के वक्त पंजाब कांग्रेस ने किसानों से सरकार बनते ही पूरा कर्ज माफ करने का वादा किया था, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के साथ ही आढ़तियों का कर्ज माफ करने की बात भी शामिल थी, क्योंकि पंजाब के किसानों पर करीब 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और अभी तक पंजाब सरकार करीब 4,600 करोड़ ही माफ कर पाई, जबकि बाकी का कर्ज अभी भी किसानों पर 2017 से पहले जैसा ही, जिसे माफ करने की मांग किसान संघर्ष समिति कर रही।